राजस्थान में एक जिला है अजमेर, जहां पर 1992 को इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ था, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। हालांकि पर्सनली मैं किसी इंसिडेंट या फिर केस पर बात करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस पूरे मुद्दे पर बात करना समझता हूँ, क्योंकि क्या और कैसे हुआ इससे ज़्यादा हमें ये समझना चाहिए कि क्यों हुआ। किसी रेप केस पर बात करने से ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट ये लगता है कि समाज में रेप होते ही क्यों हैं उस पर बात करना चाहिए, ताकि हम एक सोल्यूशन तक पहुंच पाए। लेकिन अजमेर के इस इंसिडेंट पर बात करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में एक मूवी आई थी अजमेर 92 के नाम से, जिसने इस पूरे इंसिडेंट को उजागर करके रखा। और इसके साथ साथ में इस पूरे केस को समझने से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पावर के दम पर, सोशल पावर के दम पर और रिलीजन इन्फ्लुएंस के नाम पर इस पूरे इंसिडेंट को दबाने की कोशिश की, और हमारी पुलिस ने किस प्रकार से कार्रवाई करने में देरी की, और हमारा जुडिशरी सिस्टम जो कि कछुए से भी धीमी चाल में चलता है। स्टोरी में ये बहुत अच्छा लगता है कि खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ जीत जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। हमारे जुडिशरी सिस्टम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि यहाँ पर न्याय देर से जरूर आता है लेकिन दुरुस्त आता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसा न्याय किस काम का जो सालों बाद आए। कई बार आपने देखा होगा कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिनका जब न्याय आता है तब तक विक्टिम और आरोपी दोनों मर चुके होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि ऐसा न्याय किस काम का जो इतना देर आए। हमारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टोटल 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। खैर, किसी दूसरी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे हमारे जुडिशरी सिस्टम की कमियां और पेंडिंग केसेस के बारे में। यदि आपको भी इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं टाइम टू टाइम इस तरह के मुद्दे पर वीडियो लाता रहूंगा। इस स्कैंडल में शिकार हुई एक लड़की जो कि उस समय 16-17 साल की थी, आज दादी बन चुकी हैं। उन्होंने कोर्ट में बताई है कि क्यों उन्हें बार बार यहाँ पर बुलाया जाता है जबकि न्याय मिलना ही नहीं है। वो दादी बन चुकी हैं, वो चाहती हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो विक्टिम है वो फ्रस्ट्रेटेड है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और इस केस में न केवल हमारे जुडिशरी सिस्टम की कमियां रही है, बल्कि वो विक्टिम जिन्होंने इस केस में गवाह नहीं दी, बहुत सारी विक्टिम ने गवाह नहीं दी, और कई विक्टिम्स ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने गवाह से मुकर भी गए। लड़की के ब्लैकमेलिंग से शुरू हुआ सिलसिला दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, पांचवी लड़की से होते हुए कब सैकड़ा पार कर गया, खुद पीड़ित लड़कियों को भी नहीं पता चला। 250 लड़कियों की कहानी है जिन्हें जाल में फंसाया गया, जिनका रेप किया गया और फिर उन्हें सिलसिलेवार तरीके से ब्लैकमेल किया गया। और जब मैंने इस केस को और डिटेल से खंगोला तो मुझे पता चला है कि जो आरोपी थे वो आज भी खुले में घूम रहे हैं, और उनकी वही सोशल रेस्पेक्ट आज भी बरकरार है जो सालों पहले थी। सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था यह हकीकत मैं आपको बताता हूँ। 1990 का टाइम वो था जहां पर अमीर वो लोग थे जिनके पास में डिश टीवी कनेक्शन होते थे, रॉयल इनफील्ड की बाइक होती थी, तो ये लोग पैसे का दिखावा कर सकते थे। और हर बड़े शहर में बड़े परिवारों के लड़के होते थे जिनको लोकल सेलिब्रिटी कहा जाता था। ये खुली जीप में घूमते थे, दिन में एक बार जिम जाते थे, इसका मतलब है कि खुद को संजय समझते थे। तो इनके पास में पैसे होते थे, सोशल इन्फ्लुएंस होता था, और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पावर भी होते थे। इस पूरे स्कैंडल में टोटल 18 आरोपी थे, जिसमें से 2 मेन थे, एक फारूक चिश्ती और दूसरा नफीस चिश्ती। और ये लोग यूथ कांग्रेस के लीडर थे और बड़े पदों पर थे। तो यहाँ पर इनके पास में पॉलिटिकल पावर आ गया था, पैसे इनके पास में थे ही थे, सोशल इन्फ्लुएंस था ही था, इसके साथ साथ में ये रिलीजन फिगर भी थे। अजमेर में मुसलमानों की एक धार्मिक जगह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और यहाँ पर ये चिश्ती परिवार इनकी सेवा करते हैं, और ये खुद को सूफी संत के वंशज भी मानते हैं। तो यहाँ से इनके पास में रिलीजन पावर भी आ गया था। अजमेर में 2 स्कूल थी, एक सोफिया स्कूल और दूसरी सावित्री स्कूल। इन स्कूल की लड़कियों के साथ साथ में बाकी स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को इन्होंने टारगेट बनाना शुरू किया। द प्रिंट के आर्टिकल के अनुसार 12th क्लास की एक स्टूडेंट थी जिसको कांग्रेस में शामिल होना था, तो उसने अजय नाम के एक लड़के को रीच किया जो कि उसको कांग्रेस में शामिल होने में मदद कर सके। तो अजय ने बताया है कि वो 2 लोगों को जानते हैं जो कि यूथ कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और उस समय एक गेंस कनेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस लड़की को कांग्रेस में शामिल होने के साथ साथ में एक गेंस कनेक्शन भी चाहिए था। तो इस अजय नाम के लड़के ने फिर उसको फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती से मिलाया, जिन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू किया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में इस लड़की की गवाही का विवरण देते हुए बताया है कि इसको किस प्रकार से जो है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए तैयार किया जाता था। एक फार्म हाउस में ले जाया जाता था जहां पर चिश्ती भाइयों के साथ साथ में उनके बाकी दोस्त भी रेप करते थे, और इसके साथ साथ में इसको ब्लैकमेल भी किया जाता था ताकि
और भी लड़कियों को तैयार किया जाए। ब्लैकमेल करने के लिए ये पिक्चर लेते थे। उस समय जहां पर डिजिटल का जमाना नहीं था, जहां पर पिक्चरें फिजिकल होती थी, एक के बाद एक लड़कियों को तैयार किया जाता था और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और लड़कियों को लाने के लिए। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल पर ये स्कैंडल हुआ था। अलग अलग रिपोर्ट ने बताया था कि कितनी लड़कियां इसमें फंसी थी। कई रिपोर्ट ने बताया है कि लड़कियां 100 से अधिक थी, कुछ रिपोर्ट ने बताया है कि लड़कियां 200 से अधिक थी। और ये जो मूवी आ रही है अजमेर 92, इसने बताया है कि लड़कियां 250 से भी अधिक थी। अच्छा, ये सिलसिला जब लगातार चलता रहा तो इस लड़की के साथ साथ में एक और लड़की थी। इन दोनों ने मिलकर के एक कांस्टेबल को रीच किया, उससे कांटेक्ट किया और उस कांस्टेबल ने अजमेर पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एक ऑफिसर से मिलाया। लेकिन बाद में इन चिश्ती परिवार की तरफ से इनको जब धमकियां आने लगी तो ये लड़कियां भी पीछे हटने लगी। और इसके साथ साथ में इन चिश्ती परिवार में एसपी से लेकर थानेदार तक हाजिरी देने आते थे कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी है या फिर नहीं करनी। और ये बात पत्रकार संतोष गुप्ता ने कही। और संतोष गुप्ता की क्रेडिबिलिटी कितनी अधिक है ये आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। हालांकि ये मामला कभी पब्लिकली आता ही नहीं, लेकिन लेब जहां पर इन पिक्चर को छापा जाता था उनके कर्मचारी ने इस पिक्चर को फैलाना शुरू कर दिया। तो इसका एक कर्मचारी था लेब का, तो उसने अपने पड़ोसी को ये पिक्चर बताई। तो ये देख करके वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया कि ये क्या सीन है। तो उसने फिर इन पिक्चर को एक स्थानीय अखबार था दैनिक नवज्योति, उसको भेजा। इसके साथ साथ में स्थानीय हिंदू परिषद था, उसको भी भेजा। तो हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने इन पिक्चर को कलेक्ट करके पुलिस के पास में गए और वहां पर इन्होंने एफआईआर दर्ज की। अप्रैल 1992 को पत्रकार संतोष गुप्ता, जी हाँ यही पत्रकार संतोष गुप्ता जिसका जिक्र मैंने अभी किया, इन्होंने स्थानीय जो अखबार था दैनिक नवज्योति, उसमें एक रिपोर्ट लिखी जिसमें इन्होंने विक्टिम की पिक्चर को ब्लर करके छापी थी। अखबार में न्यूज़ आने के बाद में मामला पूरा सार्वजनिक हो गया और पूरी तरीके से हंगामा होना शुरू हो गया और अजमेर 3 दिन तक बंद रहा। उस समय वो था जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा चल रही थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। तो उस समय हिंदुत्व जो है बहुत चरम सीमा पर था। और इस केस में यदि देखा जाए तो जहां पर यदि कम्युनल एंगल दिया जाए तो मामला और भी खतरनाक हो सकता था। कम्युनल एंगल देना तो जाहिर सी बात थी, क्योंकि यहाँ पर जो विक्टिम थे वो सारे के सारे हिंदू थे, वहीं आरोपी पूरे के पूरे मुसलमान थे। पत्रकार संतोष गुप्ता के अनुसार जब मामला पब्लिकली हुआ तो आरोपी अपने सबूत मिटाने पर जुट गए और जो ऑफिसर थे वो खुद को बचाने पर लग गए थे कि कहीं हमें इनके अगेंस्ट कार्रवाई ना करने पड़े। और जो विक्टिम थी उनके जो परिवार थे वो शहर छोड़कर चले गए कि कहीं हमें इनके अगेंस्ट गवाही ना देने पड़े। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल पर इनके पास में पावर था। जैसे जैसे मामला और बढ़ता गया, अजमेर के साथ साथ में पूरे राजस्थान में फैल गया। तो उस समय के सीएम थे भैरू सिंह शेखावत, उन्होंने बयान भी दिया है कि आरोपियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। सीएम सर के आदेश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब 2 वीक तक कोई कार्रवाई नहीं की तो पत्रकार संतोष गुप्ता एक और रिपोर्ट लेकर के आए जिसका टाइटल था छात्रों को ब्लैकमेल करने वाले आजाद क्यों रह गए। और इसके बाद में इन्होंने तीसरी रिपोर्ट लाई जिसका टाइटल था ब्लैकमेल स्कैंडल की इंफॉर्मेशन सीआईडी को 5 महीने पहले दे दी गई। और चौथी और रिपोर्ट लाए जिसमें उस समय राजस्थान के जो होम मिनिस्टर थे दिग्विजय सिंह, उनका बयान था। संतोष गुप्ता जैसे पत्रकार को दिल से सैल्यूट, जिसने इस पूरे केस को उजागर करके रखा, पूरे स्कैंडल को जनता के सामने रखा। जब बार बार संतोष गुप्ता अपनी रिपोर्ट लिखते रहे तो जनता लार्ज लेवल पर जो है भड़क गई और स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर डला। और इसके बाद में अजमेर के जो कलेक्टर थे, डीएसपी थे, इसके साथ साथ में वकीलों के एक पूरे ग्रुप ने मीटिंग की और उन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी आरोपी हैं उनको एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाला जाए। संतोष गुप्ता ने पहली बार 21 अप्रैल को रिपोर्ट लिखी, लेकिन इसके 1 महीने से भी अधिक टाइम 27 मई को पहली बार जो है एनएसए वारंट जारी किया था और इसके 3 दिन बाद एफआईआर लिखी गई थी। और इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआईडी क्राइम ब्रांच एनके पाटनी को जयपुर से अजमेर भेजा गया था। इस केस में टोटल 18 लोगों को आरोपी ठहराया गया था, जिसमें से 2 मेन थे, एक तो फारूक चिश्ती और दूसरा नफीस चिश्ती। और इसके साथ साथ में लेब के मालिक और लेब के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया था। 1994 में इनमें से एक तो सुसाइड से मर गया और 8 लोगों को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने आजीवन की कारावास सजा सुनाई। लेकिन इसके बाद में 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इनमें से 4 लोगों को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 की सजा भी घटा करके 10 साल कर दी। अब तक 6 आरोपियों पर पोस्को कोर्ट में केस चल रहा है और सभी जमानत पर बाहर हैं। और एक आरोपी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो फरार हैं और अमेरिका में हैं और उसके अगेंस्ट सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये दरिंदे आज भी खुले में कैसे घूम रहे हैं। इनको कानूनी रूप से सजा होनी चाहिए थी, इनकी जगह तो जेल के अंदर होनी चाहिए और सामाजिक रूप से इनको बॉयकॉट करना चाहिए था, जबकि अभी भी इन्हें सामाजिक रूप से वही रेस्पेक्ट मिलती है जो कि पहले मिलती थी। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि फर्स्ट चार्जशीट दायर करने वाले ऑफिसर एन.के. पाटनी ने द प्रिंट को बताया है कि कई आरोपियों को उम्र कैद आजीवन की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में कुछ पुलिस ऑफिसर ने इस पूरे केस को जो है कमजोर कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि बहुत ही कम विक्टिम्स ने अपने बयान दिए और जिन्होंने अपने बयान दिए उनमें से भी कईयों ने अपने बयान को बदल दिए। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोट में कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि कई विक्टिम अपने गवाह से मुकर गए क्योंकि उन्हें ही भली भांति पता है कि उनके फ्यूचर पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो कि जो आरोपी थे उनके पास में हर तरह का पावर था, चाहे पॉलिटिकल पावर हो या फिर सोशल पावर हो, यहाँ तक कि ये लोग माफिया भी थे। तो इन्होंने इन गवाह को डराना और धमकाना शुरू कर दिया, जिसके कारण इन्होंने गवाही नहीं दी और जिन्होंने गवाही दी वो भी मुकर गए। और इसके पीछे का दूसरा रीजन है सोशल फैक्टर। इस पूरे इंसिडेंट और केस पर बुक लिखने वाली डर्टी पिक्चर के नाम से अनुराधा मारवा, जो कि अजमेर की ही मूल निवासी थी, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को 2018 में बताया है कि जो विक्टिम थी उन पर किस प्रकार से एक सामाजिक कलंक रहा और ये लड़कियां जिन इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, कॉलेज और स्कूल में, वहां पर इनको एक अलग नज़र से देखा जाता था, मानो कि इन्होंने मर्डर कर दिया। इस पूरे केस में जितनी गलती पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी की रही है, उतनी ही गलती हमारे समाज की भी रही है, क्योंकि हमारा समाज ये अलाउ नहीं करता है कि लड़कियों के साथ में हुए रेप जैसे क्राइम पर वो खुल करके बता सके। सोशल इमेज के चलते, परिवार और समाज के प्रेशर के कारण ये लड़कियां जिनके साथ में रेप जैसे क्राइम होते हैं, इनके खिलाफ लड़ने की दूर की बात, ये इससे और ज़्यादा दूर भागती चली जाती है। और यही रीज़न रहा है कि अजमेर के इस सेक्स स्कैंडल में शामिल लड़कियों में से कईयों ने सुसाइड भी किया और यही हमारे समाज की सच्चाई है।